previous video we had learnt about the various crop production and the crop variety improvement techniques, which included hybridization, and we had also learnt what are the various traits or characteristics for which hybridization is done, and so many other things. Now we'll start with cropping patterns. Cropping patterns मतलब क्रॉप्स को लगाने का भी पैटर्न होता है. जैसे एक पैटर्न है मिक्स्ड क्रॉपिंग. तो इसमें क्या किया जाता है, एक ही जगह पे बहुत सारा 2-3 क्रॉप्स को लगा दिया जाता है. कोई ऐसा नहीं है कि 1-2 रो वीट का रहेगा फिर 2-3 रो ग्राम का रहेगा, वो एक रैंडम पैटर्न में लगा दिया जाता है. सो दिस इज वॉट मिक्स्ड क्रॉपिंग इज. मिक्स्ड क्रॉपिंग इज ग्रोइंग 1 or 2 more क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड. ये इसलिए किया जाता है ताकि अगर एक क्रॉप फेल हो जाए तो दूसरा क्रॉप हार्वेस्ट करने के लिए रेडी रहेगा. सो दिस रिड्यूसेस रिस्क एंड गिव्स इंश्योरेंस अगेंस्ट फेल ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स. नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग में थोड़ा सिस्टमाइज्ड वे में किया जाता है. तो a few rows of one crop alternate with a few rows of second crop. तो पर्टिकुलर एक पैटर्न में रहता है. ये क्यों किया जाता है, ये इंश्योर करता है कि पूरे सॉइल का न्यूट्रिएंट प्रॉपरली यूज़ हो और किसी में भी कंपटीशन ना हो फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर और सनलाइट. और थर्ड है कि अगर सपोज यहाँ पर कॉलीफ्लावर में कोई डिजीज़ स्प्रेड हो गया तो वो कैबेज में नहीं पहुँचेगा, या अगर ये भी कॉलीफ्लावर का रो होता तो इस कॉलीफ्लावर में नहीं पहुँचेगा क्योंकि बीच में ब्रेक करने के लिए कोई दूसरा क्रॉप आ गया था. तो डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए होता है और इट इज़ टू इंश्योर दैट all the nutrient is getting used. The growing of different crops on a piece of land in a pre-planned succession is known as crop rotation. तो crop rotation एक अलग टाइप का हो गया. crop rotation मतलब पूरे फील्ड में एक बार वीट लगा दिए, फिर पूरे फील्ड में एक बार ग्राम लगा दिए या पी लगा दिए, उस तरह से. तो पहले से सोचा हुआ रहता है और एक ईयर में 2 या 3 से ज़्यादा क्रॉप्स लगा दिया जाता है. सो क्रॉपिंग पैटर्न्स 3 तरह का हुआ, एक इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन और मिक्स्ड क्रॉपिंग. सब में डिफरेंस डेफिनेशन अच्छे से लर्न करना होगा और डिफरेंस भी. नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किससे करना है, तो क्रॉप्स को वीड से प्रोटेक्ट करना है. हम लोगों को पता है वीड्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स होता है जो मेन प्लांट का न्यूट्रिशन ले लेता है. एग्जाम्पल ज़ैंथियम, पार्थेनियम, साइपरिनस. तो ये सब है, ये क्या करता है, फूड स्पेस लाइफ के लिए कम्पीट करता है. नेक्स्ट है जनरली इंसेक्ट पेस्ट्स अटैक द प्लांट्स इन 3 ways. फिर कुछ इंसेक्ट्स होता है जो प्लांट को हार्म करता है. तो वो लोग क्या करता है, प्लांट का रूट या स्टेम कुछ कट कर देता है. प्लांट का सेल साफ मतलब वो जो भी फूड स्टोर होता है उसको सब कर लेता है. दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स. तो इस फ्रूट्स और स्टेम में अगर वो घुस जाता है एक इंसेक्ट, कितना बार होता है कि फ्रूट्स के अंदर से कीड़ा मकोड़ा निकल रहा है, तो उसकी वजह से क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है. तो इसलिए प्रोटेक्ट करना है. तो वीड से प्रोटेक्ट करना और पेस्ट से प्रोटेक्ट करना है. फिर प्लांट्स में बहुत सारा डिजीजेस भी होता है बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस के कारण, जो हम लोग ऑलरेडी स्टैंडर्ड 8 में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर में पढ़े थे. ये सब पैथोजेंस किससे ट्रांसफर होता है, सॉइल, वाटर, एयर. तो वीड्स, इंसेक्ट्स एंड डिजीजेस can be controlled by various methods. One of the methods is use of pesticides, herbicides, insecticides, fungicides. ये सब स्प्रे कर देंगे तो पेस्ट मर जाएगा. ये सब केमिकल क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है, लेकिन एक्सेसिव यूज़ हार्मफुल है क्योंकि ये केमिकल ही है और प्लांट क्रॉप्स को थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी करता है तो वो ह्यूमन बॉडी में जा रहा है, फिर सॉइल और वाटर पोल्यूट हो रहा है. वीड्स कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग मेथड पढ़ चुके थे, या तो वीडीसाइड स्प्रे किया जाता है और टिलिंग बिफोर सोइंग, ये सब मेथड्स होता है. इंटरक्रॉपिंग होता है, क्रॉप रोटेशन, ये सब भी मेथड्स है. सम अदर प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट पेस्ट्स आर द यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज. हाइब्रिड वेराइटीज यूज करेंगे जिसपे पेस्ट का असर ना हो. समर प्लॉइंग इन विच फील्ड्स आर प्लॉड डीप इन समर्स टू डिस्ट्रॉय वीड्स एंड पेस्ट्स. गर्मी के कारण वीड्स और पेस्ट अपने आप मर जाएगा अगर बहुत ज़्यादा डीप प्लॉ करके छोड़ दिया जाएगा. तो ये सारा मेथड्स था टू प्रिवेंट क्रॉप्स, हाउ टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स, एंड ये सारा रीजंस था कि क्रॉप को किससे प्रोटेक्ट करना है, पेस्ट से, वीड से और डिजीजेस से. नाउ अब क्रॉप्स जब प्रोटेक्ट हो गया, कट गया, जब ग्रेन्स स्टोर करेंगे तो उसमें भी ध्यान रखना है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स में, क्योंकि जिस गोडाउन में या जहाँ स्टोर कर रहे हुआ इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फंगी, माइट्स, बैक्टीरिया, ये सब के कारण ख़राब हो सकता है. तो ये बायोटिक फैक्टर्स हो गया.
या मॉइस्चर और टेम्परेचर के कारण भी क्रॉप्स गीला हो जाएगा या सूख जाएगा, तो वो सब के कारण भी क्रॉप खराब हो जाएगा। क्या होगा, क्वालिटी ख़राब हो जाएगा, वेट कम जाएगा, पुअर जर्मिनेबिलिटी मतलब वो नेक्स्ट टाइम जर्मिनेट ठीक से नहीं करेगा, डिस्कलरेशन हो जाएगा। तो सबके वजह से क्या होगा, बाज़ार में वो ठीक से बिकेगा नहीं। तो ये सब रीज़न से भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो क्या किया जाता है कि अगर जब गोडाउन्स में स्टोर किया जाता है उसके पहले पूरे गोडाउन का अच्छे से सफाई होता है, शेड प्रॉपर होता है, फ्यूमिगेशन किया जाता है केमिकल्स वगैरह यूज़ करके ताकि पेस्ट मरे, और पहले क्रॉप्स को धूप में रखा जाता है ताकि उसका मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रॉप्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनिमल हस्बेंडरी। तो एनिमल हस्बेंडरी क्या है? एनिमल हस्बेंडरी इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक्स। मतलब एनिमल्स को पालना ताकि अलग अलग रीजंस की वजह से एग लेने के लिए, मीट लेने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारा चीज़ होता है। साइंटिफिकली मैनेज करना मतलब प्रॉपर डाइट प्लान होता है उन लोगों का, वैक्सीन सारा दिया जाता है। तो घर में जो कोई फार्मर्स पाल लेते हैं वो एनिमल हस्बेंड्री में वैसे नहीं आएगा क्योंकि वो साइंटिफिकली नहीं मैनेज हो रहा है। तो कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? कैटल, गोट, शिप, पोल्ट्री, फिश फार्मिंग एंड सो मेनी अदर थिंग्स फॉर मिल्क, एग्स, मीट्स एंड सो ऑन। इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। फर्स्ट टॉपिक इज कैटल फार्मिंग। कैटल हस्बेंडरी इज डन फॉर 2 पर्पसेस, मिल्क एंड ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चरल वर्क। ड्रॉट लेबर मतलब जो एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, टिलिंग का, इरिगेशन का, कार्टिंग का, ये सब चीज़ों का। इंडियन कैटल बिलोंग टू 2 डिफरेंट स्पीसीज। बॉस इंडिकस काउस का एक स्पीसीज है, बॉस बुबालिस बफेलो का स्पीसीज है। इसका स्पेलिंग्स ऐसे ही लर्न करना है और पहला लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल, ऐसे ही लिखना है। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स, और जिसको फार्म के लेबर में लिया जाता है उसको ड्रॉट एनिमल्स बोलते हैं। मिल्क डिपेंड करता है कि उसका लैक्टेशन पीरियड कितना बड़ा है। मतलब जब एक काउ एक काल्फ को बर्थ देती है उसके बाद वो उसको जितना दिन फीड कराएगी उतने दिन तक ही दूध मिलेगा, तो वही होता है लैक्टेशन पीरियड। The birth of calf, so milk production can be increased by increasing the lactation period. ये सब हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू या हार्मोन्स के थ्रू चेंज कर दिया जाता है ताकि एक ही गाय ज़्यादा दिन तक मिल्क दे। कुछ फॉरेन ब्रीड्स भी है जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस, ये सब, इन लोगों का लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है। और जो लोकल ब्रीड्स हैं, रेड सिंधी, साहिवाल, ये सब को डिजीजेस नहीं होता जल्दी से। तो ये दोनों स्पीसीज़ को क्रॉस ब्रीड कर दिया जाता है जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट स्पीसीज़ होगा उसमें ये दोनों क्वालिटी आएगा। तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। फिर एनिमल्स को रखने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उनका जो शेड है वो स्लैंट होना चाहिए ताकि पानी सारा बह जाए, शेड होना चाहिए, उसके बाद फ्लोर वगैरह साफ़ होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। उनका जो खाना की कैटेगरी है वो 2 में डिवाइड होता है। एक होता है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट और एक होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट विच इज़ द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल टू लीव अ हेल्दी लाइफ, और मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट ऐसा खाना दिया जाता है जिससे उसका लैक्टेशन पीरियड बढ़े। एनिमल्स को रफेज खिलाया जाता है, मोस्टली फाइबर होता है, घास वगैरह में मिल जाता है, और कंसनट्रेट्स, ये भी चीप फाइबर होता है, प्रोटीन वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है। कैटल को बैलेंस्ड राशंस दिया जाता है कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन अप्रोप्रिएट अमाउंट, और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी दिया जाता है जिससे उसका हेल्थ अच्छा रहे और मिल्क का प्रोडक्शन बढ़े। कैटल सफ़र फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीजेस। ये डिजीजेस अलग अलग तरह से हो सकता है। कैटल का डेथ हो सकता है, उसका स्किन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, दूध खराब आ सकता है। तो हेल्दी एनिमल को रेगुलरली फीड कराना पड़ता है और एक नॉर्मल पॉस्चर मेंटेन करें। द पैरासाइट्स ऑफ कैटल में बी बोथ एक्सटर्नल पैरासाइट्स एंड इंटरनल पैरासाइट्स। कभी कभी पैरासाइट्स कैटल के स्किन में रहता है, बाहर में, तो उसको एक्सटर्नल पैरासाइट बोलते हैं, उससे स्किन का प्रॉब्लम होगा। और इंटरनल पैरासाइट्स जो स्टोमक या इंटेस्टाइन में होता है, जो ह्यूमन बींग्स में भी ये दोनों चीज़ होता है, तो इससे ऑर्गन्स में अफेक्ट होता है। बहुत सारा इन्फेक्शियस डिजीजेस होता है जो बैक्टीरिया और वायरसेस के कारण होता है, तो वैक्सीन देकर ये सबको प्रिवेंट किया जाता है। तो एक जैसे ह्यूमन बींग का ध्यान रखा जाता है, एक इंसान जैसे अपना ध्यान रखता है, वैसे एनिमल्स का भी फैक्ट्रीज में मतलब ये फार्म्स में रखा जाता है ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। नेक्स्ट इज पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फाउल फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। 2 कारण से बर्ड्स का रियरिंग होता है।
एग के लिए और मीट के लिए। तो क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बिटवीन इंडियन स्पीसीज जो है असील और फॉरेन स्पीसीज है लेगहॉर्न, उन दोनों में क्रॉस ब्रीड किया जाता है ताकि दोनों का फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मिले। क्या क्या बर्ड्स में क्या क्या फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, मतलब एक हैन से ज़्यादा चिक्स मिले तो वो होता है। ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन। ब्रॉयलर पेरेंट मतलब जो मीट के लिए होता है, तो ज़्यादा उसका हाइट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समर अडेप्टेशन कैपेसिटी मतलब हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर पाए, ज़्यादा उसका मेंटेनेंस ज़्यादा ना करना पड़े। और रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड्स विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स। तो इसका मीनिंग क्या होता है? जो एग लेइंग बर्ड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता वाला फाइबर लें और एग क्वालिटी उसका ज़्यादा अच्छा हो। तो ये सारा डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इन पोल्ट्री बर्ड्स में। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन। It is interesting to note that poultry is India's most efficient converter of low fiber foodstuff जो human beings नहीं खा सकता है into highly nutritious animal protein food। ये true है, जो फार्मर्स लोग जो पोल्ट्री फार्म में इन बर्ड्स को खिलाया जाता है वो तो एकदम चीप फाइबर होता है, ह्यूमन बींग्स तो खा नहीं सकता, लेकिन बदले में हम लोगों को इससे मीट और एग मिलता है जो रिच इन प्रोटीन है। तो वही लिखा है कि पोल्ट्री के थ्रू चीप फाइबर को हाई प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। सो ब्रॉयलर चिकन्स को विटामिन रिच खाना ज़्यादा दिया जाता है ताकि उनका बॉडी का ग्रोथ हो। केयर इज टेकन टू अवॉइड मोर्टालिटी एंड टू मेंटेन फेदरिंग एंड कार्कस क्वालिटी। कार्कस क्वालिटी मतलब उनका बॉडी का क्वालिटी, स्किन इंक्लूडिंग मसल्स एंड एवरीथिंग, और फेदर वगैरह का क्वालिटी सब मेंटेन किया जाता है ताकि कोई डिजीज़ ना हो और बेचने पे ज़्यादा दाम मिले। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इम्पॉर्टेंट। इसमें भी कैटल के जैसे ही होता है, टेम्परेचर और हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन किया जाता है। द हाउसिंग, न्यूट्रिशनल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑफ ब्रॉयलर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्रॉयलर्स आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एग लेयर्स। ब्रॉयलर्स मतलब जो मीट के लिए ग्रो कराया जा रहा था, तो जिसको मीट के लिए रियर किया जाता है और जिसको एग के लिए किया जाता है, दोनों का कंडीशंस थोड़ा सा अलग होता है। ब्रॉयलर्स के लिए प्रोटीन रिच ज़्यादा दिया जाता है फूड, और विटामिन ए और के का लेवल भी हाई रहता है, लेकिन जो एग लेइंग बर्ड्स होती है उन लोगों को चीप फाइबर ज़्यादा दिया जाता है। पोल्ट्री बर्ड्स का भी काफ़ी सारा, पोल्ट्री फाउल में भी काफ़ी सारा डिजीज़ होता है, वही बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, ये सब से लेकर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के कारण भी हो सकता है, पैरासाइट्स के कारण भी हो सकता है। तो इस वजह से क्लीनिंग, सैनिटेशन, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करना, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अगर एक भी डिजीज़ किसी में, जैसे स्वाइन फ्लू अगर स्प्रेड, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सब स्प्रेड हो जाता है तो हम लोग को पता है फिर एनिमल्स को कोई मीट वगैरह का कंजम्पशन बहुत कम जाता है, तो इससे सबको लॉस होता है। इस वजह से एनिमल्स को रेगुलरली वैक्सीनेट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिश प्रोडक्शन। तो फिश भी एनिमल प्रोटीन का काफ़ी चीप सोर्स है। फिश मतलब फिश में फिन्ड ट्रू फिश भी आता है, जो फिश हम लोग नॉर्मली ऐसे ड्रॉ करते हैं, फिन्स होता है, ये होता है स्केल्स, और शेल फिश भी होता है जैसे प्रॉन्स, मॉलस्क्स, ये सब। तो क्या तरीका है? एक तो कैप्चर फिशिंग, नेट डाल कर फिशिंग किया जाता है, और दूसरा क्या मेथड्स है वो हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक बात है कि फ़िश को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक मरीन फिशरीज़ और एक फ्रेश वाटर फिशेस। तो इंडिया का कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर है, ये हम लोगों को पता है। तो काफ़ी सारी मरीन फिश जैसे पॉम्फ्रेट, मैकरल, ट्यूना, सार्डाइन्स, ये सब है जो सी और ओशन से मिलता है। बहुत सारा फ्रेश वाटर फिशेज है जैसे म्यूलेट्स, भितकी, पर्ल स्पॉट्स, शेलफिश, इस तरह से। तो ये सब फ्रेश वाटर these are also marine fish only. So as marine fish stocks get further depleted, the demand for more fish can only be met by, तो कितना बार नेट डाल के पकड़ेंगे? अगर एक ही जगह से हो रहा है तो उधर में तो फिश का पॉपुलेशन कम हो जा रहा है। तो इसके वजह से फिशिंग में भी बहुत तरह का फार्मिंग मेथड्स होता है, तो वो हम लोग इनलैंड फिशरीज़ में पढ़ेंगे।
इनलैंड फिशरीज में फ्रेश वाटर का सोर्सेज आता है, जैसे कैनल्स, पॉन्ड्स, रिजर्वायर्स, रिवर्स, ये सब में फिशेस को रियर किया जाता है। ब्रैकिश वाटर मतलब जहाँ सी वाटर और फ्रेश वाटर थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है, तो इस वजह से ब्रैकिश वाटर सॉल्ट वाटर जितना सॉल्टी नहीं होता है, लेकिन फ्रेश वाटर के जितना कम सॉल्ट भी नहीं होता है, मीडियम लेवल पे रहता है, तो उसको ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। तो जनरली कोस्टल एरियाज़ में होता है जहाँ रिवर ड्रेन हो रहा है, तो उसके आसपास का सराउंडिंग रीजियंस में ओशन का वाटर टाइड्स के कारण, वेव्स के कारण बार बार लैंड पे आ रहा है और रिवर वाटर के साथ मिक्स होकर वो एक सेपरेट बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है। यू कैन गूगल फॉर द टर्म्स एस्चुअरीज एंड लगून्स, ये सब सारा कोस्टल एरियाज़ में ही बनता है। ब्रैकिश वाटर होता है, मतलब सॉल्ट वाटर के जितना हाई लेवल का सॉल्ट नहीं होता। तो ये सब जगह पे फिशिंग कैसे होता है? वेल, कैप्चर फिशिंग इज डन इन सच इनलैंड, मतलब वही नेट वगैरह डालकर, लेकिन यील्ड हाई नहीं होता। तो फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन कॉम्बिनेशन विद अ राइस क्रॉप। कभी कभी राइस के फील्ड में, क्योंकि हम लोगों को पता है पैडी के लिए पानी बहुत चाहिए, तो राइस के फील्ड में भी फिशेस को रियर किया जाता है। दूसरा जो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो है कॉम्पोजिट फिश कल्चर। इसमें क्या किया जाता है, एक वाटर बॉडी में अलग अलग लेवल ऐसा फिशेस को डाला जाता है जो अलग अलग लेवल पे फीड करे। इम्पोर्टेड भी फिश होता है और लोकल फिश भी होता है। 5 से 6 ऐसा स्पीसीज होता है एक ही फिश पॉन्ड में। तो जैसे कार्टलेस आर सरफेस फीडर्स, वो ऊपर ऊपर खाता है। रोहस फीड इन द मिडल जोन ऑफ द पॉन्ड। मृगल्स एंड कॉमन कार्प्स आर बॉटम फीडर्स। तो सब अलग अलग पे फीड कर रहा था, तो कोई आपस में एक दूसरे के लिए खाना के लिए कम्पीट नहीं किया। ग्रास कार्प्स फीड ऑन द वीड्स, तो सब अलग अलग जोन पे खा रहा है। इसके वजह से पूरे पॉन्ड का खाना भी यूटिलाइज हो जा रहा है और आपस में किसी में कंपटीशन भी नहीं है। अब यहाँ पर अगर फिशिंग करेंगे तो कितना ज़्यादा फिश आएगा, क्योंकि इतना सारा स्पीसीज़ का इतना पॉपुलेशन है। तो ये होता है कॉम्पोजिट फिश कल्चर, जो कि बहुत एडवांटेजियस है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये सारा जनरली जो फिशेस होता है वो सारा मानसून के टाइम पे रिप्रोड्यूस करता है, मतलब ब्रीड करता है। तो इवन इफ फिश सीड मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ अ फिश, मतलब छोटा छोटा फिश होता है, इतना छोटा छोटा मछली, तो वो तो सब एक दूसरे का मिक्स हो जाता है। अगर उसको सेपरेट कर भी दिया जाता है तो वो उतना एफिशिएंट नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करेंगे? सब अगर अलग अलग टाइम पे रिप्रोड्यूस करेगा तभी ये तो पॉसिबल हो पाएगा। तो अलग अलग रिप्रोड्यूस कैसे करवाया जाता है? नेचुरली सबका टाइम है मानसून में रिप्रोड्यूस करने का, ब्रीड करने का, लेकिन हार्मोन्स के थ्रू चेंज कर दिया जाता है उनका रिप्रोडक्टिव पैटर्न। तो इस वजह से वो लोग आगे पीछे रिप्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होता। So to overcome this problem, ways have now been worked out to breed these fish in ponds using hormonal stimulation. तो हार्मोन्स देकर उनके बॉडी को स्टिमुलेट किया जाता है। This has ensured the supply of pure fish seed in desired quantities. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानसून के टाइम पे बेच पाएंगे, अब पूरे टाइम फार्म जो भी वो कर रहा है वो मेंटेन करके रखता है। So this is all about fishing और फिशी कल्चर। द लास्ट टॉपिक इज बी कीपिंग। हनी बीज को क्यों रेयर किया जाता है? हनी के लिए और बी वैक्स के लिए। बी वैक्स से कैंडल बनता है, कॉस्मेटिक्स बनता है। जैसे हर चीज़ का हम लोग लोकल और फॉरेन स्पीसीज पढ़े, वैसे ही इसका भी है। एपिस सेरेना इंडिका इंडियन भी है। एपिस डोर्सटा ए सब के लिए, एपिस के लिए है। एपिस फ्लोरा, एपिस मेलिफेरा, ये सब अलग अलग स्पीसीज है। एपिस मेलिफेरा इटालियन स्पीसीज है। तो इटालियन स्पीसीज काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इन लोगों का हनी कलेक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है और दे स्टिंग समवॉट लेस, काटने पे इन लोगों का कम लगता है। ये लोग अपने बी हाइव में ज़्यादा देर के लिए रहती है और ब्रीड ज़्यादा करती है। तो ये सारा रीजंस है कि इटालियन बीज आर मोर यूज्ड फॉर एपीकल्चर। द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द पैस्चरेज। पैस्चरेज मतलब फ्लावर्स अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पॉलन कलेक्शन। ये पैस्चरेज का डेफिनेशन होगा, मतलब बीज को किस क्वालिटी का फ्लावर मिल रहा है, क्योंकि फ्लावर पे डिपेंड करेगा उसको कैसा नेक्टर मिल रहा है। तो जितना अच्छा नेक्टर रहेगा उतना अच्छा हनी का क्वालिटी रहेगा। तो यही है ऑल अबाउट एनिमल हस्बेंड्री।